Hello students, this side Preet Kamal. Today we will be discussing about the CPUC subject, that is the computer programming using C, and in that case we will discuss about the switch case statements. तो जैसे कि हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमने देखा कि वी आर हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स. वी आर हैविंग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, वी आर हैविंग लूप स्टेटमेंट्स, जंप स्टेटमेंट्स, राइट. तो उसमें हम लोगों ने देखा कि जब हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स देखते हैं तो उसके अंदर क्या है कि डिसीजन लेना है अगर किसी चीज़ के बारे में. इफ स्टेटमेंट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, इफ एल स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं कि क्या ये चीज़ है या क्या ये चीज़ नहीं है. इस तरह से हम लोग अपना जो स्टेटमेंट है उसके साथ वर्क करते हैं. लेकिन जब हम लूप स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो अगर हम किसी चीज़ को बार बार रिपीटेडली अकर करवाना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम लोग लूप स्टेटमेंट्स जो है उनको यूज़ करते हैं. वाइल लूप यूज़ करते हैं, डू वाइल लूप यूज़ करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारी सबसे ईजी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लूप है दैट इज़ फॉर लूप, उसे यूज़ करते हैं हम लोग, राइट. और जब हम जंप स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द ब्रेक स्टेटमेंट, द कंटिन्यू स्टेटमेंट, द गो टू स्टेटमेंट्स. तो इनके अलावा एक और स्टेटमेंट है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जो कि कंट्रोल स्ट्रक्चर की एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जो एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का काम भी करती है, एक जंप स्टेटमेंट का काम भी करती है. तो इन सबको मिक्स करके हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जो कि इफ एल्स, जो लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट या नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं उनको रिप्लेस कर सकती है बहुत बेटर तरीके से. उस स्टेटमेंट का नाम है स्विच केस स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्विच नाम का एक कीवर्ड यूज करते हैं. जैसे कि इफ एल्स के अंदर इफ इज अ कीवर्ड, एल्स इज अ कीवर्ड, उसी तरह से जो स्विच केस स्टेटमेंट है उसमें स्विच और केस लोअर अगर हम लेटर्स के अंदर यूज करते हैं तो ये दोनों एक कीवर्ड्स हैं. स्विच भी एक कीवर्ड है, केस भी एक कीवर्ड है. इसमें हमें बार बार इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स लिखने की जरूरत नहीं है. स्विच लिखेंगे, एक्सप्रेशन डालेंगे कि स्विच करना है, किस चीज के बीच में स्विच करना है, वहां पे एक्सप्रेशन डालेंगे. किस केस के बारे में डिस्कस करना है, यहाँ पे एक्सप्रेशन डालेंगे. यू कैन सी हेयर स्विच स्टेटमेंट, इंटीजर एक्सप्रेशन होगा राउंड ब्रैकेट्स में, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ऑन होंगे, केस होगा. अब ये केस है, केस कौन सा केस? फर्स्ट नंबर केस, मतलब केस का नंबर हो सकता है, यहाँ पे केस का नाम हो सकता है, यहाँ पे एनीथिंग कैन बी देयर. इट कुड बी 1 2 3, इट कैन कुड बी ए बी सी, इट कुड बी एनीथिंग, राइट. तो केस अगर फर्स्ट है तो ये काम करो, केस 2 है तो ये काम करो, केस 3 है तो ये काम करो. डिफॉल्ट है, मतलब इन तीनों में से कोई भी केस नहीं है, या 1 to n आप यूज कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 कितने भी आप केसेस लगा सकते हो. अगर उन सब में से कोई भी केस ट्रू नहीं है या इस इंटीजर एक्सप्रेशन के साथ कोई भी केस की जो वैल्यू है वो मैच नहीं करती है तो डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट क्या आपने प्रिंट करवाना है. ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो स्विच स्टेटमेंट है उसके बाद कर्ली ब्रेसेस बंद होंगे. तो इस तरह से आपकी जो स्विच स्टेटमेंट है, स्विच केस स्टेटमेंट जो है वो वर्क करती है. ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, या सबसे पहले हम समझते हैं कि स्विच केस हम लोग यूज क्यों करते हैं. ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, इट अलाउज अस टू मेक डिसीजंस फ्रॉम मल्टीपल चॉइसेस. कि एग्जांपल लेती हूँ, जैसे हम लोग एक रिजॉर्ट में गए, सॉरी रेस्टोरेंट में गए हम लोग. ठीक है, उस रेस्टोरेंट के अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे आपके पास मेन्यू आ जाता है, राइट. तो अगर मैं उस मेन्यू को डिजिटलाइज करना हो, हमें उसे सी लैंग्वेज के थ्रू उसे रिप्रेजेंट करना हो, तो एग्जांपल लेती हूँ कि मान लो मैंने पहले नंबर पे लिखा है कोल्ड ड्रिंक, सेकंड नंबर पे है से फॉर एग्जांपल पिज्जा, थर्ड नंबर पे है से फॉर एग्जांपल बर्गर, एंड फोर्थ नंबर पे है से फॉर एग्जांपल कॉफी. ठीक है, तो ये चार चीजें हैं जो वो रेस्टोरेंट वाले जो है वो ऑफर कर रहे हैं आप लोगों को. बहुत ज्यादा हो सकती है, आई एम टेकिंग 4 फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो स्विच केस स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4. तो पहले आपकी चॉइस ली जाएगी कि आपको कौन सी चीज ऑर्डर करनी है. आपने देख लिया कि 1 नंबर पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, 4 पे ये है. ठीक है, तो आप मान लो आप मंगवाना चाहते हो पिज्जा और कॉफी. ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने जो अपनी चॉइसेस एंटर करी उसके अंदर आपने 2 और 4 नंबर डाल दिया. ठीक है, कि 2 नंबर चॉइस है मेरी और 4 नंबर चॉइस है मेरी. तो क्या होगा, जो इंटीजर एक्सप्रेशन है उसमें आपकी चॉइस डाली जाएगी. तो वो क्या करेगा, केस 2 पे जाएगा और केस 4 पे जाएगा और वो दोनों आपके लिए ऑर्डर
बुक कर देगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट हाउ द स्विच स्टेटमेंट अकर्स, वो किस तरह से आपके लिए वर्क कर रही है। मतलब मल्टीपल चॉइसेस जो हैं वो आपकी हो सकती हैं, लेकिन जनरली इसमें हम जो सिंगल आउटपुट है उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर आपने 2 और 4 दबाया है तो वो पहले 2 वाला ऑर्डर लेगा, तो 4 के लिए आपको दोबारा से एंटर करनी पड़ेगी अपनी चॉइस। फाइन। तो यहाँ पे क्या है, इंटीजर एक्सप्रेशंस जो हैं वो कोई भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 एनीथिंग। कोई भी कीवर्ड हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, इंटीजर भी यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं। बट डिफरेंस क्या है कि अगर आप कैरेक्टर यूज कर रहे हो तो आप केसेस जब लिखोगे, केस का जब नाम लिखोगे, केस 1 केस 2 की जगह आप वो कैरेक्टर्स लिख दोगे, केस ए केस बी केस सी केस डी, समथिंग लाइक दैट। तो मतलब वो चीजें जो है वो सेम होनी चाहिए। ईच कॉन्स्टेंट इन केस मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर्स। तो जो भी नाम है हर एक केस का वो अलग होना चाहिए। चाहे आप A1 A2 A3 A4 लिख लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन इट शुड बी डिफरेंट। चाहे आप कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में इस तरह से लिख लोगे, एक स्मॉल ए है, एक कैपिटल ए है, एक स्मॉल बी है, एक कैपिटल बी है, बट इट शुड बी डिफरेंट। चाहे वो अपर केस लोअर केस में आप डिफरेंस कर लो, चाहे आप उसके साथ 1 2 3 करके उसको डिफरेंट बना लो, चाहे किसी भी तरीके से, बट इट शुड बी डिफरेंस। तो डू दिस का मतलब है कि ये काम आपने करना है, ये चीज को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर होगा कि मान लो हमने वॉइड में स्टार्ट किया, इंट आई इज इक्वल्स टू 2 लिख दिया। ठीक है, कि आई की वैल्यू जो है वो 2 है। यहाँ पे हमने क्या किया, इंट आई की वैल्यू हमने क्या लिख दी, 2 लिख दी। ठीक है, तो अब ये देखो आप, स्विच आई, स्विच में हमने क्या डाल दिया, वेरिएबल एक्सप्रेशन डाल दिया, इंटीजर एक्सप्रेशन डाल दिया, वो क्या है, आई है। आई की वैल्यू क्या है, 2। तो बाय डिफॉल्ट तो उसे कहाँ जाना चाहिए, केस 2 पे। तो स्विच में एंटर करते ही वो कहाँ जाएगा, सीधा वो किसको ढूंढेगा, आई की वैल्यू को। आई की वैल्यू क्या है, 2, तो सीधा कहाँ जाएगा, केस 2 पे। केस 1 वाला स्किप हो जाएगा, केस 2 पे जाएगा, केस प्रिंट करेगा आई एम इन केस 2। ठीक है, उसके बाद केस 3 पे जाएगा, आई एम इन केस 3, फिर डिफॉल्ट पे जाएगा, आई एम इन डिफॉल्ट, फिर वो ये सब कुछ प्रिंट करके फिर बाहर आएगा। यू कैन सी द आउटपुट, आई एम इन केस 2, आई एम इन केस 3, आई एम इन डिफॉल्ट। तो अब ये क्या हो गया, ये तो प्रॉब्लम हो गई, तो दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई। ये क्या बात हुई भी, ऐसे कैसे चल सकता है, स्विच स्टेटमेंट ऐसे कैसे वर्क करेगी। अरे हम तो केस 2 में जाना चाहते थे, वो केस 2 में भी जा रहा है, 3 में भी जा रहा है, डिफॉल्ट में भी जा रहा है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये चीज, जो ये प्रॉब्लम है स्विच स्टेटमेंट की, उसे सॉल्व किया हमारी एक जंप स्टेटमेंट ने, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उस स्टेटमेंट का नाम है ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक जो है स्टेटमेंट, वो हमेशा हमने स्विच स्टेटमेंट के साथ यूज करनी है, हर एक केस को टर्मिनेट करने के लिए, ताकि हम जिस केस में जाना चाहते हैं वो उसी केस में जाए, और उसके बाद वहां से ब्रेक होके लूप के बाहर आ जाए। जैसे मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि जब हम लूप स्टेटमेंट की, सॉरी, ब्रेक स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो ब्रेक स्टेटमेंट हमारी किस तरह से वर्क करती है। ब्रेक स्टेटमेंट वर्क्स लाइक अ स्टेटमेंट जो कि आपको लूप से बाहर निकाल देती है। जो भी आप जिस भी लूप में, वो सबसे पहला जो उसके कर्ली ब्रेसेस, उसके सबसे पहला जो सबसे कर्ली ब्रेस उसके पास होता है, उस लूप से आपको बाहर निकाल देती है। दिस इज द फंक्शन ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है। सेम हमने जो एक्सप्रेशन था उसको यूज किया, सेम हम लोग वो केस यूज कर रहे हैं जो हमने पहले किया। सिर्फ डिफरेंस क्या डाला, इंट आई इज इक्वल टू 2 एज इट इज है, स्विच आई है, कर्ली ब्रेसेस ऑन है, केस 1 है, वैसे ही केस 2 केस 3 डिफॉल्ट, सब कुछ वैसे लिखा। सिर्फ डिफरेंस क्या डाला, हर केस के एंड में ब्रेक डाल दी। डिफॉल्ट के बाद ब्रेक डालने की जरूरत नहीं है, कि डिफॉल्ट के बाद वो ऑटोमेटिकली बेसिस से बाहर ही आने वाला है। ठीक है, तो डिफॉल्ट के बाद हमें ब्रेक डालने की जरूरत नहीं है। केसेस के बाद we have put the case, we have put the break statement। ठीक है, ब्रेक सेमीकोलन, सिंपल कीवर्ड है उसका, ब्रेक डाल लगाओ, लिखो और सेमीकोलन डाल दो, दैट्स इट। तो अब क्या होगा, स्विच आई, आई की वैल्यू क्या है, 2। तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर एंटर करते ही वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, केस 2 पे जाएगा। केस 2 में वो प्रिंट करेगा आई एम इन केस 2, यू कैन सी द आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, केस 2 आई एम इन केस 2 लिखेगा, और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और ब्रेक स्टेटमेंट के बाद वो क्या होगा, जो उसकी सबसे पहली प्रीवियस जो कर्ली ब्रेस है, सबसे नजदीक वाली, उससे वो बाहर आ जाएगा।
ठीक है, तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हमने लिखा इंट रोल इज इक्वल्स टू 3। फॉर एग्जांपल रोल नंबर 3 की बात कर रहे हैं कि रोल नंबर 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है, फॉर एग्जांपल ये चीज है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या लिखा, स्विच के अंदर ब्रैकेट में हम क्या लिख रहे हैं, रोल, राइट। और उसके बाद केसेस स्टार्ट किए, कर्ली ब्रेसेस ऑन किया। केस 1 में है प्रिंट एफ आई एम पंकज से, केस 2 है से आई एम निखिल, केस 3 है से आई एम जॉन। और सबके बाद ब्रेक लगाई है उन्होंने, डिफॉल्ट के बाद भी लगाई है, डिफॉल्ट के बाद हमें लगाने की जरूरत नहीं है। डिफॉल्ट में उन्होंने क्या लिखा कि अगर 1 2 3 के अलावा कोई और रोल नंबर आप एंटर करते हो तो मतलब वो स्टूडेंट हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ 3 बच्चे हैं या 3 रोल नंबर हैं या जितने भी हैं आप अपने उसमें लिख सकते हो, फाइन। इस तरह से आपकी स्विच स्टेटमेंट जो है वो वर्क करती है। तो आपने जो भी रोल नंबर एंटर किया वो वहां पे वो प्रिंट कर देगा आई एम जॉन, वो बता देगा कि मेरा नाम जो है वो जॉन है, राइट। इसी तरह से अगर हम टिप्स की बात करें छोटे से, तो इट इज नॉट कंपल्सरी टू पुट केसेस इन असेंडिंग ऑर्डर एज वी डिड अबव। जैसे हम लोगों ने पहले किया तो उसी तरीके से हमें जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो केस स्टेटमेंट्स हैं उन्हें हमने सीक्वेंस में ही लिखना है कि पहले 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे ही लिखेंगे। नो, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। आप किसी भी सीक्वेंस में किसी भी तरीके से आप अपने स्टेटमेंट्स को लिख सकते हो, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, क्योंकि उसने ये नहीं देखना कि आप कौन से ऑर्डर में आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं। उसने सिर्फ ये देखना है कि स्विच के अंदर जो ब्रैकेट्स के अंदर जो इंटीजर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है या जो कैरेक्टर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसकी वैल्यू क्या है। उसने उस वैल्यू के साथ आपके केस की वैल्यू को मैच करना है और डायरेक्टली उसी केस के ऊपर जंप करना है, दैट्स इट। उसने और कुछ नहीं करना। और हर केस के बाद आपने ब्रेक लगानी है, तो जो भी केस होगा वो एग्जीक्यूट होगा। मान लो यहाँ पे मैं 2, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है, फॉर एग्जाम्पल मैं आई की वैल्यू 11 कर देती हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, वो डायरेक्टली 11 वाले पॉइंट पे जाएगा, प्रिंट करेगा आई एम इन केस 11 और उसके बाद ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट लगाई हुई है, ब्रेक स्टेटमेंट के बाद वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, राइट। तो इसमें और एक बेनिफिट क्या है कि इसमें नॉट नेसेसरी कि आपने सिर्फ इंटीजर एक्सप्रेशन ही डालने हैं केस के लिए, आप कैरेक्टर एक्सप्रेशन को भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, प्रोग्राम टू फाइंड वेदर द कैरेक्टर जो आपने एंटर किया वो वॉवल है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कैरेक्टर सी एच, ठीक है, स्टार्ट किया हमने कैरेक्टर सी एच किया कि सी एच नाम का हमने एक वेरिएबल लिया जो कि कैरेक्टर टाइप का है, वो ले लिया। अब प्रिंट एफ क्या कर रहे हैं, एंटर एनी कैरेक्टर। अब आपको बोल रहे हैं कि कोई भी कैरेक्टर आप एंटर कर दो, एबीसी से ए टू लेके जी तक कोई भी कैरेक्टर आप एंटर कर सकते हो। तो हमने स्कैन एफ क्या किया, परसेंटेज सी, क्योंकि हम कैरेक्टर एंटर करवा रहे हैं, यहाँ पे इंटीजर एंटर नहीं करवा रहे हैं तो परसेंटेज डी नहीं लिखेंगे, कैरेक्टर एंटर करवा रहे हैं तो परसेंटेज सी लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे एम्परसेंट सी एच लिख दिया कि एड्रेस ऑफ सी एच में आप वो कैरेक्टर को डाल दो। अब जो स्विच स्टेटमेंट है उसमें हमने इंटीजर एक्सप्रेशन की जगह कौन सा एक्सप्रेशन लिख दिया, कैरेक्टर एक्सप्रेशन। ओके, वो कैरेक्टर एक्सप्रेशन किस में डाल 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 रहे हैं हम, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। तो अब स्विच जो स्टेटमेंट है वो किस बेसिस पे वर्क करेगी, कैरेक्टर के बेसिस पे वर्क करेगी। अब हमें पता है कि वॉवल्स कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, केस ई है तो हमने प्रिंट एफ क्या कर दिया, कैरेक्टर एंटर्ड इज अ वॉवल, उसके बाद ब्रेक कर दिया। मतलब अगर आपने ए ई आई ओ यू में से कोई भी कैरेक्टर अगर एंटर किया होगा तो क्या होगा, वहां पे आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, कैरेक्टर एंटर्ड इज अ वॉवल, वो लिख देगा, आपका प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। अगर आपने कोई और एंटर किया, मान लो आपने पी एंटर किया, के एंटर किया, एस एंटर किया या कोई और चीज एंटर करी है, कोई और अल्फाबेट एंटर किया है, तो वो क्या डिफॉल्ट पे, क्योंकि वो केस के साथ मैच नहीं होगा, ए ई आई ओ यू के अलावा कोई भी आप कैरेक्टर एंटर करोगे तो वो केस के जो स्टेटमेंट्स हैं, मैं देखो केस की स्टेटमेंट्स उन्होंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखी है। अगर आप कैरेक्टर की बात कर रहे हो, अगर आप इंटीजर लिखोगे तो एज इट इज लिखोगे, नॉर्मल 1 2 3 जैसे मर्जी आप लिख सकते हो। इसको भी आप उल्टा पुल्टा लिख सकते हो, ए ई आई ओ यू जरूरी नहीं आपने इसी सीक्वेंस में लिखना है, किसी भी सीक्वेंस में आप इन्हें लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर वो मैच नहीं करता है ए ई आई ओ यू के साथ, कोई और कैरेक्टर आपने, कोई भी और कैरेक्टर आपने एंटर किया है इन पांचों के अलावा, तो वो क्या डिफॉल्ट वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, कैरेक्टर एंटर्ड इज नॉट अ वॉवल। तो उसके बाद वो स्टेटमेंट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम एक मॉडिफाइड फॉर्म में इसको यूज करने की कोशिश करें, मॉडिफाइड फॉर्म मतलब कि हमने सिर्फ, अगर मान लो आपने स्मॉल ए आई ओ यू की जगह कैपिटल ए आई ओ यू यूज कर दिया, तो भी जो पुराना हमारा प्रोग्राम है वो क्या करेगा, कैरेक्टर एंटर्ड इज नॉट वॉवल लिखेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने क्या किया कि सारे कैरेक्टर्स लिख दिए, स्मॉल ए आई ओ यू बी और कैपिटल ए आई ओ यू बी, और वो सारे इकट्ठे लिख दिए केसेस, कि कोई भी केस हो इनमें से उसका आंसर यही होना चाहिए, कैरेक्टर एंटर्ड इज अ वॉवल। ठीक है। हाँ, अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो कि आपने ये कैरेक्टर एंटर किया है, यू हैव एंटर्ड कैरेक्टर ए विच इज नॉट अ वॉवल, यू हैव एंटर्ड अ कैरेक्टर बी विच इज नॉट अ वॉवल, इस तरह से अगर आप, या विच इज अ वॉवल या विच इज नॉट अ वॉवल, इस तरह से अगर आप करना चाहते हो, देन यू शुड हैव रिटन इट डिफरेंटली। ठीक है, तो उस तरह से आप डिफरेंटली इसको लिख सकते हो, या उसमें भी आप सिमिलर लिख सकते हो, उसमें इक्वल टू परसेंटेज सी डाल के, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आप डाल सकते हो इसमें, तो उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह से सेम आप डिफॉल्ट में भी ये चीज कर सकते हो कि आपने ये कैरेक्टर एंटर किया है एंड इट इज नॉट अ वॉवल या इट इज अ वॉवल, तो परसेंटेज सी करके आप उस कैरेक्टर को वहां पे मेंशन भी कर सकते हो कि आपने ये चीज एंटर करी है और ये चीज वॉवल नहीं है या ये चीज वॉवल है। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे केसेस को इकट्ठा लिख के, अगर आप एक सिंगल स्टेटमेंट के साथ भी इस फंक्शन को परफॉर्म करना चाहते हो, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द स्विच स्टेटमेंट, कि इस तरह से आप किसी भी तरीके का अपना प्रोग्राम जो है, जो मल्टीपल चॉइसेस वाला प्रोग्राम है, उसे आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इफ स्टेटमेंट है, क्या कह रहा है, इट डजंट बिलोंग टू एनी केस द कंपाइलर वोंट रिपोर्ट एनी एरर, मतलब कोई भी आप उसमें केस डाल दो, उसमें कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू डाल दो, कभी भी आपका जो कंपाइलर है वो उसमें एरर नहीं देगा। इन स्पाइट ऑफ कि आपने सिंटेक्स में कोई एरर ना डाला हो, कंपाइलर आपको कभी भी कोई एरर नहीं देगा। हमेशा ये स्विच स्टेटमेंट ऑपरेट करेगी ही करेगी। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा कि अगर आपने उसके साथ कोई भी टर्म्स मैच नहीं कर रही हैं, तो वो सीधा डिफॉल्ट पे चला जाएगा डायरेक्टली। अगर केस के साथ, स्टेटमेंट के साथ कोई चीज मैच नहीं कर रही है, तो इट विल गो टू डिफॉल्ट डायरेक्टली, तो वो डिफॉल्ट पे डायरेक्टली चला जाएगा। ठीक है, तो लेकिन वो जो प्रिंटफ है, इसमें वो वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो मतलब वोंट रिपोर्ट एन एरर, हाउएवर द स्टेटमेंट विल नेवर गेट एग्जीक्यूटेड, बस वो वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल, इन द फॉलोइंग प्रोग्राम द प्रिंटफ नेवर गोज टू वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे उसने केस 1 लिखा है, केस की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखी है, यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट नहीं लिखी, यहाँ पे स्विच लिखना चाहिए था, यहाँ पे केस नहीं लिखना चाहिए था, इट शुड हैव रिटन स्विच है। यहाँ पे स्विच नहीं लिखा है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये फंक्शन, मतलब कि आपने क्या किया, यहाँ पे स्विच की जगह केस लिख दिया, अब इसमें एरर नहीं आएगा। यहाँ पे आपने गड़बड़ करी पर यहाँ पे एरर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि केस इज ऑल्सो कीवर्ड, है ना। तो केस भी कीवर्ड है, लेकिन उसके अंदर वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो कीवर्ड है, लेकिन वो यहाँ पे इस तरह से इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप कोई स्टेटमेंट लिखोगे, तो वो एरर नहीं देगा, बट वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा इस चीज को, ना वो डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट करेगा, ना ही वो किसी और चीज को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, सो और अगर यहाँ पे कोई डिफॉल्ट, अगर हम डिफॉल्ट वाली वैल्यू भी नहीं लिखते हैं, तब भी एरर नहीं आएगा उसके अंदर। इन केस कोई मैचिंग नहीं होती है, तो जो भी स्विच स्टेटमेंट फिनिश होने के बाद, करली ब्रेसेस खत्म होने के बाद जो स्टेटमेंट्स हैं, तो वो आपकी आ जाएंगी, वो आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। स्विच वाली केस की कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अगर डिफॉल्ट नहीं लिखा है, आपने नहीं लिखना चाहते हो, तो आप मत लिखो, मतलब ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो इसको आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली आप स्विच स्टेटमेंट को डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप रिलेशनल एक्सप्रेशंस की बात करो, ए ग्रेटर देन बी, आई ग्रेटर देन 5 या समथिंग, कोई भी रिलेशनल एक्सप्रेशंस जो हम इफ स्टेटमेंट में यूज करते हैं, वो हम स्विच केस के अंदर यूज नहीं कर सकते। केस के साथ नहीं लिख सकते हैं, स्विच के साथ लिख सकते हैं उसको, कि अगर हमने आई, जे और के की वैल्यूज कोई भी मेंशन करी हुई हैं, तो यहाँ पे आपने स्विच स्टेटमेंट के साथ अगर आप करना चाहते हो, ठीक है, तो स्विच के अंदर आप ये चीज लिख सकते हो, क्योंकि स्विच जो स्टेटमेंट है आपकी, वो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगी। इसको सॉल्व करके जो आपका रिजल्ट आएगा, वो वाले केस के साथ उसको मैच करेगी। लेकिन केस के साथ, जब केस की वैल्यू हम लिख रहे हैं, केस 1 2 3 जैसे हम लिख रहे हैं, उसके साथ आप कोई भी इस तरह से रिलेशनल एक्सप्रेशंस जो है वो नहीं डाल सकते हैं। हाउएवर यू कैन यूज 13+7 इन केस, ठीक है, 1+2 इन केस, 1+1 इन केस, इस तरह से आप लिख सकते हो, वो चीज ट्रू होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप लिखो केस A+B, दैट विल नॉट बी ट्रू, तो वो चीज इनकरेक्ट होगी, वो आप नहीं यूज कर सकते हो इस तरह का। ठीक है,
तो स्विच के अंदर स्विच स्टेटमेंट भी हम लगा सकते हैं, नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं, बट जनरली हम लोग उसको नहीं यूज करते हैं क्योंकि स्विच स्टेटमेंट अकेली ही सफिशिएंट है। हम जब भी अपने आपने प्रोग्राम्स लिखने हैं तो मल्टीपल की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एंड इफ देयर आर मल्टीपल स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड, in case in each case so there is no need to enclose them with a pair of braces। मतलब if और else की तरह हमें बार बार ब्रेसेस, करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। आप केस 1 या केस 2 आप जो भी लिख रहे हो उसके अंदर जितने भी आपने एक्सप्रेशंस लिखने हैं वो आप लिख सकते हो, जितने भी आप लाइंस एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। बस एट द एंड यू हैव टू यूज द ब्रेक, दैट्स इट। उसके अलावा आपको बार बार कोई भी कर्ली ब्रेसेस या कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जो फ्लोट एक्सप्रेशंस हैं पॉइंट्स वाले 1.1 2.2 इस तरह से, ठीक है, तो वो एक्सप्रेशंस जो है वो स्विच के हिसाब से नहीं वर्क कर सकते हैं। तो केसेस जो है वो इस तरह से नहीं वर्क करेंगे, a+3 b+2 ये नहीं वर्क करेंगे, ठीक है। मल्टीपल केसेस जो हैं दे कैन नॉट यूज द सेम एक्सप्रेशन, ठीक है। मल्टीपल केसेस मींस केस वन 2 बार आपने लिख दिया तो वो चीज एरर बेस्ड होगी, एरर प्रोन होगी, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा दोनों में केस 1 है तो वो कौन से वाले 1 को एग्जीक्यूट करे, राइट। तो दैट विल गिव यू एन एरर, एरर इन अ सेंस कि वो आपकी आउटपुट नहीं देगा, आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बस ये चीज थोड़ी सी आपने ध्यान में रखनी होती है। तो जो नीचे वाला ये जो केस है, केस 1+1 या केस 2, ये क्या हो गया, इलीगल हो गया। क्यों? क्योंकि 1+1 का मतलब भी 2 है और 2 का मतलब भी 2 है, राइट। तो ये जो हो गया ये हो गया एक इलीगल स्विच स्टेटमेंट होगी जिसका सही तरीके से आपको आंसर जो है वो नहीं मिलेगा। लेकिन इसके एडवांटेजेस क्या हैं स्विच स्टेटमेंट के, ठीक है, कि जो कंपाइलर है वो एक जंप टेबल जनरेट करता है स्विच स्टेटमेंट के लिए। तो एज अ रिजल्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन वो सिंपली वो जंप टेबल को एग्जीक्यूट करता है रादर देन केसेस को चेक करने से। वो जंप टेबल जो उसने बनाया है तो उसके ऊपर वो डायरेक्टली स्विच स्टेटमेंट में देखेगा कौन सा एक्सप्रेशन है, वो डायरेक्टली उस स्टेटमेंट पे जंप कर जाएगा, उस जंप टेबल में उस स्टेटमेंट पे जंप करेगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। जो स्विच स्टेटमेंट है इट इज वेरी फास्ट इन एग्जीक्यूशन कंपैरेटिव टू द if else statement. So this was all about the switch statement. I wish it is all clear to you. I have made the it entirely clear. I have completely mentioned it, whatever the switch means, how it is used. I have used different expressions. I have told you about their its advantages and limitations also, how it can be used, why it is to be used, right. And I have given you about a lot of examples related to the switch case statement, right. So you should try it at your places. With the help of the Turbo C software you could write the program and try to find out that whether you are getting your desired results or not. Okay, so we'll meet in the next lecture. If still there will be any doubts, we will be taking them in the live sessions. Don't worry about that, and take care. Bye bye.